अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है ये मेरे दिल के नहीं बल्कि मेरे दिमाग के बहुत ज़्यादा करीब है। मैंने अपनी टीम से पूछा, भाई बताएं हमने कल शो कौन सा करना है, तो मेरी टीम ने कहा कि हमने वही शो करना है जो आके आपकी कैफियत है। अब मैंने बड़ा गौर किया, तदब्बुर किया, मैंने कहा ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ जिस पे मेरी टीम को इतनी परेशानी। तो टीम ने कहा नहीं हम आपकी वजह से शो नहीं कर रही है, हम इस तरह से शो कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस ऐसी सिचुएशन, या आप इसको एक मर्ज समझ लें, इससे गुजर रहे हैं और लोगों के पास इसका कोई हल नहीं है। और उन्होंने यही कहा है मुझे कि भाई, और आप अभी गेस कर जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, कि हमने जिस भी शख्स को इस कैफियत से, इस सिचुएशन से गुजरते हुए देखा है, उसके दिमाग में बहुत सा शोर होता है, उसके दिमाग में कभी कभी बहुत ज़्यादा चीखें होती हैं, उसका दिमाग मुसलसल काम कर रहा होता है और वो फटीग्ड होता है, और फिर वो चीज़ें, वो सोचें उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। तो आप समझ गए आज मैं शो में किस हवाले से बात करना चाह रही हूँ। आज शो में मैं बात करना चाह रही हूँ ओवर थिंकिंग के हवाले से। ज़िंदगी में कुछ लोग जो है ना, वो दिमागी तौर पर इतने सेहतमंद नहीं होते। आई एम नॉट सेइंग इट इन अ वे कि नफ्सियाती तौर पे जो हों, लेकिन उनकी नर्व्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो कहते हैं ना जी एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक कान से जब सुनते हैं ना, तो वो दूसरे कान के रास्ते बंद होते हैं। तो बात दिमाग में घूमती रहती है। कभी कभी किसी की कोई कही भी बात आपको इतनी ज़ोर की लगती है कि सिर्फ ये नहीं कि आपकी एक रात की नींद गई, आपकी कई रातों की नींद ख़राब हो जाती है। कभी कभी आप आने वाली सिचुएशन से इतना घबरा रहे होते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे फियर्स होते हैं, आप उसको ऑलरेडी इतना सोचना शुरू कर देते हैं, उसको ओवर थिंक कर करके सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती जितनी आप उसको बुरी बना लेते हैं। क्योंकि वो अब तो आजकल बात हो रही है ना कि मैनिफेस्ट अच्छा करें भाई, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा भी। और फिर साइंस भी ये कहती है कि भाई जिस तरफ आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ लगा रहे हैं, फिर आपका आउटकम उतना ही अच्छा और पॉजिटिव होगा। और कहीं के ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि अगर आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो आपको अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हों, वो आपको टफ़ टाइम दे रहे हों, तो आप उनकी ही कही हुई बातें, उनकी ही कही हुई रवैयों, जो उनके रवैये आपके साथ होते हैं, आप उनको सोच सोच के अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट ले आते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दिमागी अज़ियत में या ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं इसी एक वजह से। सो भाई, मेरे पास भी कोई हल नहीं है इसका, पर जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो इसमें माहिर हैं। वो आपको और मुझ जैसे बहुत सारे लोग जिनको ओवर थिंक करने की एक बीमारी है, मैं कैफियत भी नहीं बोलूँगी, जिनकी बीमारी है, और बीमारी कोई आज से नहीं है। मुझे याद पड़ता है, मैं तो बचपन से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, और ओवर थिंक करने से कभी कोई कहाँ सुकून में बैठा है, क्योंकि सोचें तो आती हैं, लोग भी बातें करते हैं, सुकून तो ज़िंदगी में है नहीं, हर चीज़ का ख्याल रखना है। सोशल मीडिया के टाइम में तो ये ओवर थिंकिंग का प्रोसेस हमारा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे कैसे निकलना है ये माहिरीन हमें बताएंगे। जी जनाब, तो मेरे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सैयदा अनम अली, जो कि काउंसलर बिहेवियरल थेरेपिस्ट है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कुलसूम हैदर, साइकेट्रिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर उज़्मा हमीद, जनरल फिजिशियन है। और साथ में इनके मौजूद है शबिस्ता बख्तियार साहिबा, जो कि पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर है। आप चारों प्यारी प्यारी लड़कियों को मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप भी ओवर थिंकर हैं? मदिया, देखिए, थिंकिंग तो एक प्रोसेस है जो कि सब करते हैं, है ना, सब एक। लेकिन वो एक अगर हम क्यों थिंक करते हैं, कोई फैसला लेने के लिए या कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए हम सोचते हैं। लेकिन अगर वही सोच बार बार हमारे जहन में आ रही है और हम पे हावी हो रही है या हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गई है, ठीक है, और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, वो ओवर थिंकिंग है। तो मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में कभी ना कभी हम सब ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि इंसान है ना, इंसान है। लेकिन ये है कि फिर उस चीज़ हमारी वायरिंग ही फंस जाती है और ये होता है। मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता, कभी कभी आप ऐसा होता है कि कोई ऐसी डिसीजन आपको लेना है, आप बार बार पूछ रहे होते हो, लोगों से वैलिडेट कर रहे होते हो, अच्छा हम कर ले या नहीं करें, करें या ना करें। नींद ख़राब हो रही होती है, अपने ऊपर हावी कर लिया, फोकस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारी जो है किसी चीज़ नतीजे पे हम पहुँच नहीं रहे। लेकिन फिर ये होता है कि उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना, ये मेरे ख्याल से ये कि हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, तो ये अपने आप को ये कंट्रोल होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। बिल्कुल, और इसी पे आज हमने काम भी करना है। शबिस्ता, आप मुझे बताएं, आप हैं ओवर थिंकर?
मेरे ख्याल में ख़वातीन तो शायद सभी होती हैं ओवरथिंकर। अच्छा, मैंने कुछ ख़वातीन को देखा कि वो उनको होता है सानू, वो उनका बड़ा मज़े का मुझे एटीट्यूड लगता है। उन्होंने कहते सानू की लड़ी जाओ तो मुझे वो आराम से अपना जो, बट आपको देखना पड़ेगा कि वो इग्नोरेंस तो नहीं है कहीं, क्या वाकई ऐसा है भी, यू नेवर नो ना, कि कोई अगर ऐसा कह रहा है तो हो सकता है इग्नोरेंस ही हो, इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। आई थिंक आई विल अग्री विद हर कि थॉट्स तो आएंगी, आप सोचें तो आएंगी, आप सोचेंगे, आप कई दफ़ा अमल करेंगे। थोड़ा ज़्यादा रवैयों का शिकार हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल हो जाती हैं। द मेन थिंग इज़ टू चैनलाइज योर थॉट्स। आपने उनको चैनलाइज कैसे करना है। हर तरह की सोच तो आएगी, दिमाग है मुस्तकिल चल रहा है और उसको आप रोक नहीं सकते। ये भी कहना गलत होगा कि आप अपने आप को बिजी कर लें। आप बिजी कर लेंगे, कितना बिजी कर लेंगे, कभी तो रुकेंगे। तो जब आप रुकेंगे तो वो सोच दोबारा आएगी। उसको चैनलाइज कैसे करना है वो सीखना ज़रूरी है और वो सीखा जाएगा, वो खुद ब खुद से नहीं आ सकती। तो उस जो सीखना होता है ना, उसी के लिए ये सारे लोग हैं कि वो आपको सिखा सकें कि आपने अपनी थॉट्स को लेके कहाँ जाना है। गलत भी आएगी, सही भी आएगी, थ्राइव किस पे करना है आपको, मैनिफेस्ट किस पे करना है आपको, गौर व फिक्र कहाँ पे लगा के अपना रखना है। इट्स ऑन यू। यानी कि आप भी ये समझती हैं कि मतलब ओवरथिंकर हर कोई इंसान होता है और आप इंसान होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि नो द मोर यू प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आप उसको बेहतर तरीके से मैनेजेबल कर लेते हैं। तो इफ़ आई सी एस, क्योंकि जब आप खुद एक ऐसी फील्ड में होते हैं और आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं तो समटाइम्स आपकी अपनी भी बहुत सारी चीज़ों की ना प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे कहीं ज़रा पहले आपको खुद को हील करना होता है। अच्छा, इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगी, इनफैक्ट डॉक्टर साहिबा को बहुत अच्छे से आगे एलैबोरेट करेंगी। दो चीज़ें होती हैं, एक हम कहते हैं कुछ चीज़ें जेनेटिक्स में भी आती हैं जब हम ओवर थिंकिंग की बात करें, और कुछ चीज़ें हैं जो एपिजेनेटिक्स में हैं। दैट मीन्स कि कई दफ़ा बहुत सारी स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि ओवर थिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं, स्पेशली अगर हम बिहेवियरल पैटर्न्स की बात करते हैं, वो आपके जीन्स में से भी होते हुए आते हैं। फिर कई बार एपिजेनेटिक्स में ये होता है कि आपका माहौल कैसा है, आप किस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, आपका फ्रेंड्स का सर्कल कैसा है। अगर वहाँ पर भी इर्द गिर्द आपको सारे ही ओवर थिंकर्स मिल गए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर कहीं ना कहीं आप भी ओवर थिंकर्स में हो जाएंगे। और अगर आप पहले से हैं तो फिर तो समझें कि आपकी ये चीज़ एक बीमारी की तरफ चलती चली जाएगी। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि क्योंकि ये एक तरह का बिहेवियर बन जाता है और हम जब लाइफ स्किल्स को सीखते हैं, अपने रवैये को देखते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अगर मैं सॉर्ट करके देखूं तो क्या ये मेरे जेनेटिक्स में है। मुझे थोड़ा सा जाके गो थ्रू करना पड़ेगा कि क्या अम्मी, दादी, दादा, नाना, नानी, अब्बू, घर का मेरा कैसा माहौल रहा है, प्लस मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मैं किन लोगों के इर्द गिर्द ज़्यादा हूँ, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, उससे भी बहुत बार फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा, आप तो लोगों की जो उलझने हैं दिमाग की उनको सीधा कर देती हैं। सो क्या डॉक्टर्स हजरात के भी दिमाग में उतनी उलझने आती हैं? मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ। ह्यूमन बीइंग मजमुआ है दिमाग का, जज्बात का और जिस्म का, ठीक है। और दिमाग का काम है सोचना, इसका ये काम है, ये कहानियाँ बनाता है, सोचता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, प्लान करता है। और जितने अंदरूनी मेरे ख्याल जो मेरे जज्बात हैं, द इमोशंस जो जज्बात मैं फ़ील करती हूँ, और बाहर के जितने ट्रिगर्स होते हैं, ये सब ख्यालात के साथ मिलकर एक पूरा मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम ओवर थिंक भी करेंगे जब कोई चीज़ ज़रूरी होगी, जैसे कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, हमने यहाँ आना है, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमने कैसे प्लान करना है, क्या बात करनी है, प्रिपेयर करना है। लेकिन जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हम इस चीज़ को यहीं छोड़ जाएंगे। तो ये जो ख्यालात थे ये मेरे कंट्रोल में थे और मैंने अब अपना ध्यान बैठा लिया। ओवर थिंकिंग बेसिकली ध्यान पलटने ना पलटने की जो कैपेबिलिटी है, दैट्स कॉल्ड जहाँ पे आपको स्विच ऑफ का बटन नहीं आ रहा। यस। और ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ सिंपल टर्म, ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, स्पेक्ट्रम है। अगर हमें अपनी सोच का ज़ाविया ही नहीं पता तो आप ये देखें कि इब्ने सीना ने 1000 साल पहले कहा कि तुम्हारी सोच तुम्हें बीमारी कर सकती है, तुम्हारी सोच तुम्हें ठीक कर सकती है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो हड्डियाँ और गोश्त है। और अल्लामा इकबाल ने कितनी बातें की सोच। फिर अल्लाह पाक ने हदीस कुदसी है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो मुझसे हुस्न ज़न रखते हैं, ऑल्दो कि आपको बहुत सारी सोचें आएंगी। सो ब्रेन प्रोड्यूसेस बेसिकली 80 to 85%
द नेगेटिव थाट, बिकॉज ये एक खुद साख्ता एक निज़ाम है तारों का जो खुद ब खुद चलता और है। देखिए इस पे शैतान भी वसवसे तो आपके ऐड करता है ना, तो ये बड़ा ऑटोमेटिक मेजर है, किरदार है उसका। वसवसे तो वो तो दीनी पर्सपेक्टिव से जी, वो जी, है, वो भी है। साइंटिफिक इसको डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, जिसमें ये खुद साख्ता एक निज़ाम डॉक्टर है। साहब ये ओवर थिंकिंग का प्रोसेस, ये आदत शुरू कहाँ से होती है, ये बताएं इंसान की पर्सनालिटी में। शुरू कहाँ से होती है? जैसे इन्होंने कहा कि देखें हमारी जीन्स में भी है। हम जैसे इशफाक अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हम बिल्कुल एक क्लीन स्लेट के साथ इस दुनिया में आते हैं। तो जब हमारे घर कोई आता है तो अरे ये देखो इसकी आंखें जो हैं ये तो पप्पा जैसी हैं, इसकी शक्ल ऐसी है, तो हमारे ऊपर लेबल्स लगते जाते हैं और हम अपने बारे में वैसे ही सोचना भी शुरू कर देते हैं। सो माहौल, अपने अंदर की दुनिया, वाक़यात सब आपकी ख़यालात को बना रहे होते हैं, और यही ख़यालात आगे जाके शुरू में बीज होता है और फिर आगे जाके एक दरख्त बनता है। अगर यही ख़यालात मनफी हैं तो एक नेगेटिव बिलीफ बनता है अपने बारे में कि आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट वर्दी। और अगर यही ख़यालात मस्बत होंगे तो यही जाके एक तनावर दरख्त बनेगा जो आपको मुसीबत में खड़ा करके रखेगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए बहुत सारी जो आजकल बीमारियां हैं हम देख रहे हैं कि वो वही स्ट्रेस की वजह से रही हैं। स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो स्ट्रेस की वजह से हो रही है। और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कब आता है? एग्जैक्टली जब ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास इतने कितने केसेस आते हैं? अगर हम देखें मदिया, अगर जब जैसे मैं तो फैमिली फिजिशियन हूँ ना, नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए जैसे लोग आ रहे हैं, अगर उनकी हिस्ट्री लो ना तो ख़ासकर ख़वातीन की बात कर रही हूँ मैं, तो ख़वातीन का क्या होता है कि मैं अपना ख्याल ही नहीं रख पाती कभी बच्चों में। तो अच्छा हाँ बिल्कुल, अच्छा देखें जब वो आती ना कि उनको ज़्यादातर मैं आपको देखूँ कि वो मैं अपना दवाई लेना भूल जाती हूँ, बच्चे हैं छोटे, ये सारी चीज़ें बता रही होती हैं। तो मैंने कहा अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकालती? टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों को देखना होता है। मेनली क्या होता है, कंधों पर दबाव है। हाँ, वो कहते हैं पट्ठे कंधों पे दबाव है। देखें चीज़ को याद ना रखना, दवाई लेना भूल जाना, इसका मतलब ये फोकस नहीं कर पा रही है ना वो। इतने मल्टीटास्किंग हुई है, बच्चे भी देखना है, घर भी देखना है, परफेक्शनलिज्म कि मुझे परफेक्ट भी रहना है हर चीज़ के अंदर। कहीं अगर ये काम गलत हो गया तो कहीं मुझे बातें नहीं सुनना पड़े। आपने एक बड़ी अच्छी बात इंट्रो में की थी कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, लेकिन उस रास्ते में ना दिमाग आता है। अगर किसी की वही बातें सुनना और वो बात अगर किसी के दिमाग में जाके अटक गई ना तो इस कान से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बार बार उसी चीज़ को फिर सही करने में ना, कल मुझे कहा था कि तुमने बच्चे को खाना टाइम पे नहीं दिया, अब बीमार हो कुछ हो, आपको बच्चे को खाना टाइम पे देना है क्योंकि उस पर ये लग गया है कि तुम फिर अच्छी माँ नहीं हो, बिल्कुल है ना। तो फिर ये देखें वही बात है कि इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, हर एज की आती हैं। अच्छा इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें बड़े भी शामिल हैं। बच्चे हम पढ़ रहे थे तो हम अपने काम पे फोकस नहीं, वो दवा लेना भूल गए, तो वो मदर कहती है मैं इनको याद दिलाती हूँ तो उनको याद आता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ बच्चे क्या उन पे अपने पढ़ाई का स्ट्रेस है, हाँ ठीक है, उनको सोशल मीडिया का स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये वही बात है कि हम इसको जब आते हैं ना एक ही बार के बार बार सोचे चले जा रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जा रही हैं। एक बात से आप वो करेंगे, जैसे एग्री आपकी बातों से मैंने खस किया कि वो जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा ओवर थिंक करें, क्योंकि देखें जो होम मेकर है उसको खाने का, उसको किचन भी देखना है, उसको घर भी देखना है, उसको बच्चों को भी देखना है, उसको मियाँ को भी देखना है, आज पकेगा का ये भी करना है, ख़ानदान की पॉलिटिक्स जो है वो उसको अलहदा लेके चल रही है। क्योंकि बंदे यूजुअली कोई ऐसी बात हो तो उसको फ़ौरन झड़क देते हैं, और फिर वो औरत जो है वो घर पे ही है, वो घर पे ही है। वो अगर वो बाहर नहीं निकली तो इसका मतलब है जो ज़्यादा टोल ओवर थिंकिंग का आ रहा है वो औरत भी आ रहा है। बंदा तेरे बाहर वो कहते चाय के ढाबे में बैठ के दोस्तों के साथ वेंट आउट भी कर देगा, ये नहीं निकल रही क्योंकि इस पे प्रेशर है बच्चों का भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए अगर हम कभी ऐसे मेरे पास पेशेंट आए, मैंने कहा कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, तो सबसे पहले तो चौंक जाते हैं कि हम क्या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं, आप हमें पागल है। तो ये हमें अल्फाज को भी बड़ा चुनाव बड़े उससे करना पड़ता है कि उनको समझाना होता है कि नहीं आपको कोई ऐसी बीमारी या कुछ नहीं है, ये जो आपके अंदर जो थिंकिंग का एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो गया जिससे आप निकल नहीं पा रही हैं, ये डॉक्टर है, ये आपको इसकी थेरेपी होगी, या अगर ज़रूरत पड़ी तो दवाई भी आपको दी जाएगी, तो उससे आप नॉर्मल हो जाएंगी। ये आपका जो आप अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकती हैं, आप अपने घर को अच्छा देख सकती हैं, बच्चों पे तवज्जो दे सकती हैं। तो ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझे एक लेवल बताएं, मैं आजकल के एक बहुत ही ब्रूटल किस्म का फैक्ट जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, लोगों को पता है यूनिवर्सिटीज़ में और अब आम लोगों में इसमें देखने बंदे स्पेशली और बच्चे जो हमारी यूथ है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा चले गए हैं। और वो कहीं ना कहीं जब उसकी बात करते हैं वो कहते हैं जी हमारा ये स्केप है। सो क्या ये वाकई ऐसा कोई ड्रग वगैरह कि क्या इंसान को क्या ओवर थिंकिंग से स्केप दे सकता है?
टेम्परेरीली तो देगा ना, हाँ, सॉरी जी, सॉरी, जी, जी, टेम्परेरीली तो डेफिनेटली देगा ना। वो एक आप ट्रांस में चले जाते हो, आप एक इस हकीकी दुनिया से आप एक अलग जगह चले जाओ। इट्स जस्ट लाइक कि अगर किसी को, हाँ, किसी को शौक है, अगर जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं बैठ के, तो आप कई दफ़ा खो जाते हैं, उसकी स्टोरी इतनी अच्छी है, जैसे हमने बचपन एक फिल्मों में ब्रेक देखा आ जाता है आपके लिए। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ कर कीजिए, आपने सिगरेट पी रहे हैं, जैसे वो कहते हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया गाना है, तो फिर आप सिगरेट पियेंगे तो आपकी अगर आप नोट करें तो सिगरेट भी तो बेसिकली डीप ब्रीदिंग का एक्शन है ना, इनहेल एंड एक्सेल। सो एक्चुअली आपको रिलैक्स वो नहीं कर रहा होता सिगरेट, आपको इनहेलिंग और एक्सेलिंग रिलैक्स कर रही है, Okay. जो आप मेरे ख्याल में मेडिटेशन में भी बड़े आराम से कर सकते हैं। होल टेक्निक, इट्स अ होल टेक्निक, यस। केमिकल्स आ रहे हैं, निकोटीन, वो भी तो आपकी वेसल्स को वो कर रही है ना, जिससे आप अलर्ट हो जाते हैं फॉर अ टाइम भी। आपको लगता है कि आप टेम्पररी मदिया देखिए, इस तरह के जब हम प्रोग्राम्स करते हैं ना, तो ऑडियंस को, आवाम को, वी रियली नीड टू एजुकेट कि आप सही चीज़ को, जैसे अगर हम ये कहते हैं ना, एक सिंपल सी टर्म है, अगर आसान लफ्ज़ों में क्या, बस में बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई हम नहीं छोड़ सकते ओवर थिंकिंग, भाई हम तो सोचते हैं ज़्यादा, अब हम क्या करें, कोई और चीज़ बताएं, भाई आप सोच लें ज़्यादा। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, तो बड़ा नेचुरल है, तो फिर आप अच्छा सोचें ना, आप थोड़ा अच्छा ज़्यादा सोचें, आप इतना ज़्यादा अच्छा सोचें कि आप यकीन करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग इतना प्रो हो जाता है अच्छा सोचने में कि जो आसपास के लोग हैं वो आपको थोड़ा सा समझने लगते हैं कि आप नॉर्मल नहीं है, आप नॉर्मल नहीं है, पॉजिटिव जब आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं। मैनिफेस्ट। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके ही बात को रेफर बैक करूँगी। आपने स्टार्ट किया कि बैकग्राउंड में एक नॉइज़ है, तो उस नॉइज़ से बचने के लिए हम उसको, अपने आप को शट डाउन करके अपना ध्यान पलटाते, मूवी देख ली, स्मोकिंग कर ली, बिकॉज या नशा कर लिया। तो उस बैकग्राउंड के नॉइज़ की वजह यह है कि अगर हम रफ़्तार सोचों की देखें तो एक नॉर्मल रफ़्तार, एक तेज़ रफ़्तार है। जितनी हमारी नफ्सियाती मसाइल हैं या जो डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उन सब की बेस में थॉट्स इन्वॉल्व हैं, उनका टाइप बदल जाती है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्मल जो थॉट की क्वांटिटी है, दैट इज़ 20,000 अप टू 80,000 इन 24 आवर्स। तो जो एक नॉर्मल ब्रेन है वो एक ऑप्टिमम स्पीड के साथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी का आंसर आया और प्री ऑक्यूपेशन आई, यानी उस सोच ने, उस परेशानी ने जगह घेर ली और वो परेशानी हल नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से सोचों की रफ़्तार बढ़ती जाएगी, जिसके नतीजे में रात की नींद का गायब होना और वो जो जिस्मानी दबाव पड़ रहा है और टेंशन हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है। सो नाउ अब ये एक नॉर्मल ओवर थिंकिंग, इससे बढ़कर अब ये एक मर्ज़ में दाखिल हो गया है। अच्छा, ये मैं इस मर्ज़ के वाले से बात मज़ीद करूँगी, क्योंकि देखिए, मैंने आपसे पहले शुरू में कहा कि इंसान मजमूआ है ख्यालात का, जज्बात का और जिस्म का। ये तीनों इंटरेक्शन में आपस में चलते रहते हैं। आपका एक डॉक्टर साहब ब्रेक आ गई, मैं ज़रा से इससे कंटिन्यू करूँगी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंसान का जो दिमाग है ना, वो एक सिस्टम की तरह है, वो कंप्यूटर की तरह है। जब उसमें बहुत सारी सोचें खुलती है तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे होता है। वो लोग जो उन्होंने विंडोज़ को इस्तेमाल किया हुआ है तो वो जानते हैं कि जब आप, इनफैक्ट अभी आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप एक विंडो खोलते हैं, आप दूसरी विंडो खोलते हैं, जब तीसरी विंडो खोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा विंडोज़ खुली हुई होती हैं, तो देन देयर कम्स अ टाइम जब आपका जो सिस्टम है ना, आपकी स्क्रीन वो हैंग होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे आपका फ़ोन का, आप कहेंगे यार फ़ोन मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो आप देखते हैं कि यार आपके फ़ोन में तो बहुत सारी ऐप्स खुली हैं, वो आपका डेटा भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, वो आपकी बैटरी को भी कंज्यूम कर रहा होता है, और आपका फ़ोन उससे स्लो डाउन हो रहा होता है, फ़ोन उससे हीटअप हो रहा होता है। तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो कि ओवर थिंकिंग से हम अपने दिमाग के साथ करते थे। जब हम चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, हम अपने, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप अगर बैठे हुए ओवर थिंक करें तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी थक गई है, आपकी बॉडी टूट रही है, क्योंकि आपने इतना सोच लिया, और सोचों पर किसका कंट्रोल है। जैसे मैंने शो के आगाज़ से बात भी की, लेकिन अब ऑफ कोर्स देन देयर आर थेरेपीज़, काउंसलिंग, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सुकून में ला सकते हैं। क्योंकि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर कुलसुम यही बात करी थी कि ओवर थिंकिंग जब एक बार हद से ज़्यादा गुजर जाती है और जब बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर लेवल, सिचुएशन लेवल को हिट कर जाती है, तो फिर वो एक बीमारी, एक मर्ज़ में तब्दील हो जाती है। अच्छा, ब्रेक के बाद हमें ज़री जाफ़ी जो कि इन्फ्लुएंसर, उन्हें भी हमें यूके से ज्वाइन किया है, हम उनके पास भी जाएंगे। ज़री, आपको शो में हम कहते हैं खुश आमदेद। और डॉक्टर कुलसुम, आपने ब्रेक पर जाने से पहले वो जो मर्ज़ की बात करी थी, जी, वो क्या मर्ज़ है जो कि हो जाता है? नॉर्मल ख्यालात आते हैं, परेशानी के होते हैं, मेरी जगह दिमाग में घेरी, वो काम हो गया, वो ख्याल गुजर गया, ठीक है। अब दिस इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल थॉट, एक नॉर्मल सोच है ये। उसके बाद अब सारा मसला कंट्रोल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहले हमने बहुत ये वर्ड्स सुने हैं, ऑब्सेशंस।
ऑब्सेशन वसवसे, ठीक है। मैं सोच को कहती हूँ दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होती है, आपका कोई इस पर इख्तियार नहीं होता और आपको पता है कि ये ठीक नहीं है और आप उसको दबाने की एक आपके अंदर एक स्ट्रगल रहती है और उस स्ट्रगल में आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड होता है, उसमें सोचता रहता है मैं गलत सोच रही हूँ और साथ आपके जज्बात गिल्ट के, परेशानी के, एंजाइटी के, फिर आपको पता है OCD जो ऑब्सेशंस जिसमें होते हैं उसमें फिर आपके कुछ रद्द-ए-अमल ऐसे होते हैं कि आप बार बार एक चीज़ को कंपल्सिव बिहेवियर के थ्रू रिपीट करते हैं कि मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन वो चूँकि एक सर्किट है हमारा, बहुत सारे तारों की जाल हैं दिमाग में और सब कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, एक दूसरे के साथ हार्मनी में चलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें जेनेटिक्स भी है, जिसमें आपके मौजूदा हालात हैं जो कि आपको शदीद तकलीफ़ देते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो ऑब्सेशंस वहाँ से होते हैं और ऑब्सेशंस बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो हम कैसे एक ओवर थिंकिंग से वी स्लिप, मैं इसको कहती हूँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम स्लिप करते हैं ऑब्सेशंस में। फिर रुमिनेशंस हैं, रुमिनेशंस मोस्टली औरतों में बहुत पाई जाती हैं। अच्छा, बच्चे हों चाहे बड़े हों, लड़के हों, मेल्स हों, फीमेल्स हों, सब ओवर थिंक करते हैं। दैट्स अ ब्रेन, ये स्ट्रक्चर है इसका खास है यहाँ में ख़वातीन थोड़ा ज़्यादा सोचती हैं क्योंकि हार्मोन, बिकॉज हाँ फीमेल्स के हार्मोनल इश्यूज़ बहुत होते हैं, तो वो एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है। जब आपको जिस्म में दर्द होगा, चोट लगेगी, तो आप ज़्यादा सोचेंगे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी एक ट्रिगर है। बिकॉज आपका जिस्मानी दर्द, जज्बाती दर्द का सेंटर एक ही है ब्रेन में, ठीक है। फिर आपके आ जाए रुमिनेशन आपके अपने सेल्फ रेफरेंशियल कहलाते हैं, आपकी अपनी खुद साख्ता मनफी ख्यालात, और ये ज़्यादातर पास्ट से रिलेटेड होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ओवर थिंकिंग किस कदर इंसान के लिए पेनफुल साबित हो सकती है, और आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस में किन लोगों को ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए देखा है? और सब, मैं तो ये भी इनफैक्ट जानना चाहूँगी, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल एक दूसरे बर आज़म में बैठी हुई हैं, कि कहाँ के लोग आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं? ओह माय गॉड, कितना बड़ा आपने इस वक्त सवाल मेरे सामने फेंक दिया। ये तो इतना मतलब गहरा सवाल है, इसके लिए आई थिंक हमें एक पूरा दिन चाहिए होगा इसका जवाब देते हुए। एक्चुअली अगर हम वैसे सोचें, मैंने अभी सबके थोड़े से मैं गुफ्तगू यहाँ पे सुन रही थी, थोड़ा बहुत जितना सुन पाई हूँ, तो इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। अपने पास्ट के बारे में, अपने नाउ के बारे में और अपने प्रेजेंट के बारे में। इट इज़ लैक ऑफ कंट्रोल। हम जब अपने पास्ट को या फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर ओवर थिंकिंग का एक दायरा, एक दलदल सा शुरू हो जाता है। जैसे आप कह रही थी कि कौन ओवर थिंकिंग में मुब्तला हो जाता है, ये बचपन से शुरू होता है, ये अडल्टहुड में आता है, ये टीन्स में भी होता है, ये खुसूसन जितनी एज बढ़ती जाती है तो उतनी ही ओवर थिंकिंग का जो है सिलसिला हो जाता है। इसका एक्चुअली कल्चरली कोई ताल्लुक नहीं है। आप ईस्ट में बैठे हो, वेस्ट में बैठे हुए हो। वेस्ट में इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सपोजर है, और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो इसके साथ अराइज होती हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करना यहाँ पे थोड़ा सा ओके है। अभी जैसे यहाँ पे हमारी गेस्ट ने कहा कि अगर हमारी तरफ, हमारे कल्चर में अपने ख़ानदान वालों को खुश रखने का बहुत एक इशू है। हमारे तो शादियां भी अगर हो जाए, पहले सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं जो हमारी फूफियाँ नाराज़ बैठी होती है। खैर फूफियाँ बेचारी भी बदनाम है, लेकिन वो रिश्तेदार जो मामे, फूफे, ताए वगैरह, उनको पहले मनाना होता है। हमें कोई भी डिसीजन लेते हुए बाकी सबके मुंह देखने होते हैं कि अच्छा, जैसे एक बात है, लोग क्या सोचेंगे, बच्चे ने करियर ऑप्ट करना है, लोग क्या सोचेंगे, मेरा बच्चा क्या नाई बनना चाहता है, अरे भाई नाई नहीं बनना चाहता, मैं सैलून खोलना चाहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे, तुमने फलाने बंदे से शादी कर ली है, ये लोग क्या सोचेंगे। मेरे ख्याल से जिन कल्चर में ये सवाल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सो मुझे लगता है सर उनके अंदर ज़्यादा ही बीमारी है, क्योंकि वेस्ट में ना आपने रिश्तेदारों को खुश रखना है, वहाँ पे तो लोग बच्चों को भी इतना खुश नहीं रख रहे थे, बच्चों को भी पता है कि माँ बाप को भी बस हमने एक लेवल तक, क्योंकि बाउंड्री सेट होगी ना वहाँ पे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे वेस्ट में रहते हुए मैं यही देखती हूँ कि काश कोई एक मिड होता वेस्ट के और ईस्ट के दरमियान में। ईस्ट में क्या है, जो लोग क्या सोचेंगे ये बिल्कुल हमें पूरे मुकम्मल तौर पे कंज्यूम कर जाती है। वेस्ट में थोड़ा सा एक अलग तरीका से, यहाँ पे कोई भी नो वन केयर्स। एक तरह से दो मुख्तलिफ एक्सट्रीमिटीज है, काश एक दरमियान आ जाता। लेकिन अभी मैं एक और बात पे एक्चुअली ऐड करना चाहूँगी। अभी जो हमारी प्रीवियस गेस्ट ने कहा, ट्रॉमा एंड PTSD के हवाले से उन्होंने बात की, बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त की। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग गूगली यहाँ पे फेंकना चाहती हूँ। नार्सिसिज्म, खासतौर के कोविड नार्सिसिज्म, जो कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा समझ पाएंगे इस चीज़ को। नार्सिसिस्ट तो ऑब्वियसली उनके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही होती है, वो सीना तान करके कहते हैं कि हम सही हैं, हम जो चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए। लेकिन एक जो कोविड नार्सिसिस्ट है, वो ओवर थिंकर का माहिर है, वो किंग है ओवर थिंकर्स।
क्योंकि ऑब्वियसली वो भी उतना ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। अब उस सेल्फ ऑब्सेशन के इर्द गिर्द में जब वो चाहता है और वो उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि लोग क्या करें उसके लिए, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं और वो जब ओवर थिंकिंग के सर्कल में चला जाता है, ओ माय गॉड, उससे गहरा दलदल आई थिंक कोई नहीं हो सकता, बिकॉज वो उस दलदल में अपने आप को भी फंसाता है और अपने इर्द गिर्द के होने वाले लोगों को भी बस फंसाता चला जाता है। सही। अच्छा, आपने ना सर एक बहुत अच्छी बात की, आपने कहा लैक ऑफ कंट्रोल जहाँ पर आता है वहाँ पे ओवर थिंकिंग। आपको लगता है कि इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉरगिवनेस एज वेल, क्योंकि हम अपने पास में अपनी बहुत सारी चीज़ों को खुद ही अपने आप को ही माफ़ नहीं करते, तो क्या अपने आप को ना माफ़ करने से भी ऐसी बहुत सारी ओवर थिंकिंग की मिसाल जन्म लेते हैं? आपने इस जो ना मेरे बहुत ही एक फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात छेड़ी है, चूँकि मैं अक्सर अपने कंटेंट पे फॉरगिवनेस के ऊपर बात करती हूँ, और ये बहुत एक मुश्किल टॉपिक है। लोग मुझसे ज़्यादा इख्तिलाफ़ात करते हैं कि नहीं, फॉरगिवनेस आसान नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इसको 2 नज़रिए से देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि फॉरगिवनेस जो है, आप अपने दिल से एक पहाड़ उतार रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि अगर मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअल तौर पे देखूँ, ये जब आप टोटली अल्लाह के ऊपर सरेंडर करते हैं ना, फुल ऑन सरेंडरशिप, तो एक तो फॉरगिवनेस भी ऑटोमेटिकली आती है, लेकिन जो ओवर थिंकिंग का जो हिसाब किताब है, वो भी जब आप टोटली अल्लाह पे 100% सरेंडर करते थे, मलंग हो जाते हैं मस्त होकर के, तो ओवर थिंकिंग का बोझ भी जो है इस लिहाज से थोड़ा-सा फिर हल्का होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 आप मुख्तलिफ नज़रियों से देख सकते हैं, क्लिनिकल, साइकोलॉजिकल या तो फिर स्पिरिचुअल। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा वो लोग जो बहुत सादा लॉ किस्म के लोग होते हैं ना, जिन्हें अपनी ज़िंदगी में बस उनके गोल्स अचीव होते हैं, ज़िंदगी सादगी से गुजारे होते हैं, उनके अंदर मैंने ये ओवर थिंकिंग की, अगर मैं इसको बीमारी या कैफियत बोलूँ, मैंने कम देखी है। वो कम में भी मुतमईन होते हैं, उनके अंदर वो कंटेंटेड होते हैं, उनके अंदर मैंने ज़्यादा सोचने की चीज़ें नहीं देखी, जो बहुत सादा लोग होते हैं। मतलब देखें, अगर हम इस बात पे बिलीव कर लें कि जो होना है अल्लाह की मर्ज़ी से होना है बेशक, ना, हाँ। हम सोच के भी क्या कर लेंगे, हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं ना। अगर हम देखें, ओवर थिंकिंग में क्या हो रहा है, या तो हम पास्ट में अटक गए या हम फ्यूचर के बारे में बेजा फिक्रमंद हो रहे हैं, है ना। जो हम उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जिस हम प्रेजेंट में हैं वो हमारा ख़राब हो रहा है, उसमें सुकून नहीं है हमारे पास, चीज़ों पे फोकस नहीं है। आज क्या हो रहा है, हमें इसकी फ़िक्र करनी है। बाल हम वक्त से पहले सफ़ेद कर लेते हैं ओवर थिंकिंग मतलब करके। ये हमने देखे, इसका कोई नतीजा क्या निकलता है, कुछ निकलता। अब ये फ्यूचर में होना है, जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया है, होना वही है। अब हम सोच के इस पे क्या करेंगे, मुझे बताएं, है ना। अब सोच के हम अपना आज का सुकून खराब करें, या पास्ट में जो हो गया वो भी अल्लाह की मर्जी से हुआ था, अब हो गया, अल्लाह ने आपको मूव ऑन करा दिया, आप मूव ऑन होना चाहिए। हम क्या होता है, अटक जाते हैं, और उसकी वजह से हम तो जहाँ भी खड़ा रहे काई जम जाती है जी। और उसकी वजह से हम आज का प्रेजेंट खराब करें। अब अगर ये ओवर थिंकिंग, अब हम एक बात करें ना, अभी तो एक कैफियत है कि हम सोचे चले जा रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो देखें, अगर बॉडी के अंदर जब हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं ना, हमारे हार्मोनल, एक तो फीमेल के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, लेकिन मुसलसल उस कैफियत में रहने की वजह से 2 और हार्मोन्स हैं, जिसमें कॉर्टिसोल आ गया, एड्रेनलिन आ गया। अगर वो मुसलसल बॉडी में बढ़ा है तो हम एक फाइट और फ्लाइट वाली एक मैं ये टर्म समझना चाह रही हूँ, उसमें रहते हैं, है ना। कि मतलब आप देखें, उसको क्या होगा कि जब स्ट्रेस है ना, आपका दिल की धड़कन भी तेज़ है, आपको कोई ज़ोर से भी बात करेगा, आपको दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाएगी। कोई आपसे, अगर आपके सामने कोई ऐसे टीवी या कोई ड्रामा देख लिया, वो आप पास्ट में चले गए, वो आप ट्रिगर हो गई चीज़ें, तो वो मुसलसल वो कैफियत आपकी जिस्मानी जो होती है ना, सेहत तो ख़राब कर रही होती है, लेकिन आपकी दिमागी सेहत भी ख़राब हो रही होती है। मैं कहती हूँ एक सेल में जाके ना वो आपकी सब वो चीज़ें बैठ जाती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, इसका मतलब है कि अगर इसको ये कहना गलत नहीं होगा दैट हम ओवर थिंक कर करके बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा वी आर चैलेंजिंग गॉड्स विल। बिल्कुल। देखिए, एक्शन ओरिएंटेड अगर आप होंगे ना, सोच आई, उस सोच के बाद आपको कुछ करना है, हम वो करने वाला पार्ट भूल जाते हैं। वो सोच कंटिन्यूटी में चली जा रही है। जो भी आपने जैसे बात की, सादा लोग हैं,
वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे। आप जिसको भी देखेंगे, जो भी आपको लगेगा कि अच्छा हाँ यार ये अपनी ज़िंदगी में जो है वो इतना और कोई उनको बैठ नींद के भी नहीं, सुकून से आ हाँ, जाती है, बैठ क्योंकि के मैं नहीं इसमें नींद कुछ से भी बैठा हुआ है आऊंगी ना, लेके हाँ। चीज़ें, वो इसी वजह से है कि आपने सोचा, आपने डिसीजन लिया और एक्शन लिया। जब तक आप एक्शन तक नहीं पहुंचेंगे ना, तो फिर वो आप वहीं फंस गए। अब वो उसको आप बिल्डअप जो भी करते रहें, जिस तरह मर्जी बनाते रहें, जो भी महल बनाना है या अपने कुटिया बनानी है वो आपकी मर्जी है, सही। लेकिन आपको क्योंकि- एक्शन लेना अच्छा, पड़ेगा। जरी माँ से मौजूद चाहती हूँ क्योंकि जरी माँ से इस ब्रेक में। जरी, मुझे वैसे एक बात बताइएगा, ये ओवर थिंकिंग करने की वजह से इंसान की नींद उड़ जाती है या नींद कम आने की वजह से लोगों को ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है? देखिए मेहजान, हकीकत ये है कि ओवर थिंकिंग हम सब करते हैं। ये सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक मेथड है। हम अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज कर पाते हैं थोड़ा सा कभी कभार ओवर थिंकिंग की वजह से, लेकिन जब ये सेल्फ ऑब्सेसिव हो जाता है तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग जो है ना, जैसे मैंने अभी कहा था, लैक ऑफ कंट्रोल है। और बेसिकली जब आपके एक्सपेक्टेशंस ना पूरे होने का गम होता है बेसिकली। अगर आप माजी में देखते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और वो पूरी नहीं हुई, आप उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं बनस्बत उन एक्सपेक्टेशंस की जो कि पूरी हुई, लेकिन उनको हम देखते नहीं हैं। और इसी तरह जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हम उसका गम मना रहे होते हैं ऑलरेडी उन एक्सपेक्टेशंस की जो कि शायद अभी पूरी हुई है ये या गम ना क्या हुई है। रिजेक्शंस का मना रहे होते हैं और फेलियर्स का मना रहे होते हैं? इसमें रिजेक्शन भी आ जाता है? इसमें एक्सपेक्टेशंस में इतने आप अल्फाज डाल सकते हैं, यही सारी चीजें आ जाती हैं। एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो हर रिश्ते की, हर सोच की या तो तबाही हो सकती है या तो फिर उसको बुनियादी तौर पर और मजबूत भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका नजरिया एक्सपेक्टेशन का नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ट्रू। तो आपके नज़दीक अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए क्या इंसान को मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, मैंने भी की है अनफॉर्चुनेटली, ये है कि अगर कोई ओवर थिंकर हमारे सामने कहते हैं अरे बस छोड़ो सोचना बंद जी, कर मैं दो। तो ये कह रही, मैंने तो शो के आगाज में कहा है कि टॉपिक मेरा है। मेरी टीम से जब मैंने कहा था भी हमने क्या शो करना है कल, तो उन्होंने कहा आपकी बीमारी पे। मैंने कहा मेरी तो काफी दिमागी बीमारी है। इन्होंने कौन सी आज पिक की है? तो दैट वाज ओवर थिंकिंग, क्योंकि मैं करती हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं, ओवर थिंकिंग हम सब करते हैं वैसे, जैसे मैंने कहा ना, ये तो एक नेचुरल सी चीज है। लेकिन ओवर थिंकर को ये कहना कि अब ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, ये सही नहीं है, वो किसी मसले का हल नहीं है। बल्कि मैंने अब थोड़ा सा अपनी जिंदगी में क्या करना शुरू किया, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग हम सब करते हैं। अब अपने लिए मैंने क्या किया है कि अगर जैसे मैं उस जिंदगी के लम्हे में आती हूँ कि अब सोच रहे हैं कि अल्लाह ये जो है ना मुझे अंदर से कंज्यूम कर रही है, मैं अपने आप के लिए 2 मुख्तलिफ सिलसिले देती हूँ। पहला सिलसिला ये होता है कि मैं अपने आप को 5 मिनट देती हूँ। उस 5 मिनट के अंदर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी सोच को तब्दील करके, इस सोच को तब्दील करके जो मुझे अभी मेरा सुकून छीन रहा है, कि मैं अपने आने वाले 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन, 5 हफ्ते किस तरह से चेंज कर सकती हूँ। क्यों को क्या मैं बदलना चाहती हूँ, कैसे मैं बदलना चाहती हूँ। और नंबर 2, अगर फिर भी वो सोच जो है ना मुझे बिल्कुल अंदर से खाए जा रहे हैं, मैं अपने आप को उससे अलग नहीं हो पा रही हूँ, मैं फिजिकली उठ के उस जगह को छोड़ के दूसरे कमरे में जाती हूँ और एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी का लेती हूँ, लिटरली उस थॉट प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे तोड़ने के लिए। तो ये 2 चीजें होती हैं जिस तरह से फिर मैं सोच सकती हूँ कि ओवर थिंकिंग को। तो सही मामी मुतकियान की कॉल पे अमल करती हैं कि मौलवी का कॉल है कि अगर एकदम कोई सोच पे और गुस्सा भी हुआ है तो आप फौरन अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाए तो बैठ जाए, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करें और पानी का गिलास पीते हैं। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ओवर थिंकिंग के नुकसान ही नुकसान है वैसे, कि अपनी बॉडी से टॉक्सिक चीज़ें निकाल दें। जब भी अगर आप टॉक्सिक चीज़ें निकालेंगे, जब भी आप ओवर थिंक करना बंद कर देंगे, और फिर ये कि आपकी सारी चीज़ें स्मूथली चलने लग जाएंगी। ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है वो, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आपका जो मेंटल पीस है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, पहले उस पर शुक्र अदा कर लें रोज़ की बुनियाद के ऊपर, और फिर उसके बाद जो सोचने का जो अमल होता है वो खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। ज़्यादा सोचना तो गलत है, लेकिन सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान कोई अहम काम करता है जिसमें इंसान के रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वक्त होता है, पैसा होता है
और उसका मुस्तकबिल होता है, उसमें सोचना तो ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा सोचने से एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। एक हद तक सोचना बेहतर है, उसके बाद सोचना अपने आप को तकलीफ़ देना है और कुछ नहीं है, बाकी आप साफ अल्लाह पे छोड़ दो। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मिसाल है, अब हम और देखिए ये जीतेगी जी, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करना जो है ना वो हमारे नुकसान दे, उनको कोई किसी को कुछ नहीं आ रहा, नुकसान हमारा अपनी ज़ात का हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई नॉर्मल सोचा जाए बस। चले भी लोगों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक बड़ी सही बातें की कि ओवर थिंकिंग होता है ना कि एनालिसिस जो है ना पैरालिसिस भी बन जाता है, तो बड़ी लोगों ने डीप बातें की हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर कुलसुम मैंने बात की थी चाइल्डहुड ट्रॉमास की, इनका कितना किरदार होता है इंसान को ओवर थिंकर बनाने में, और साथ में वो बात जो मैंने ज़री जाफ़ी से भी कही थी कि जब आप अपने आप को अपने पास में जाके माफ़ नहीं कर पाते तो वो कितना ओवर थिंकिंग लेके आती है आपके प्रोसेस में। पास्ट में बेसिकली जो ज़्यादा चीज़ें तंग करती हैं वो बहुत सारे ऐसे काम जो हम नहीं कर पाए, हमें गिल्ट था हम नहीं कर पाए, काश मैं ये कर लेती, काश मैं ऐसा कर ली थी, या जिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती या जिस्मानी ज़्यादती होती है वो ये बड़े होके 40 साल में 30 साल में कहते हैं कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पाई, मेरी गलती थी, मुझे रोकना चाहिए था। फिर हम उन्हें कहते हैं ठीक है, अगर आपके पास 5 साल का बच्चा आए और कहे कि मेरे साथ ये हुआ है, आप उसको क्या बोलेंगे? तो मैं उसको ये बोलूँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो समटाइम्स ये रीअश्योरेंस हमारी तरफ से उनको क्लोजर दे देती है। पास्ट की जो फाइलें खुली रह जाती हैं उनमें दिमाग पीछे जाता रहता है, और दिमाग का काम यह है कि वो हर काम की तकमील करता है। चूँकि वो फ़ाइल खुली होती है, उसका क्लोजर नहीं मिलता, दैट्स वाई हम पास्ट में अटकते रहते हैं। वो कोई भी हमारा सदमा हो सकता है, कोई भी हमारा ऐसा एक्शन जिसमें मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, इसको ऑब्सेशनल गिल्ट भी बोलते हैं। ये भी रिमिनेशन उसी के इर्द गिर्द, यानी आपका दिमाग घूमता रहता है। तो PTSD का तो बहुत बड़ा रोल है, और मैं हर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले 10 साल प्लीज़ बच्चे के सामने अगर झगड़ा कर भी रहे हैं तो क्लोजर दें, बच्चे को सिखाएं कि झगड़े को हम कैसे क्लोज़ कर सकते हैं। आप यकीन करती छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो माजी में अटके होते हैं कि मुझे दुख होता है कि पेरेंट्स झगड़ रहे हैं और मुझे याद ही आ रही कि हम दोनों बहन भाई जो है वो मेज़ के नीचे घुस गए थे कि वो आवाज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो PTSD तो है, रियल है, और जिसको ओवर थिंकिंग होती है तकलीफ़ देह है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेज आती है कि आपको कंट्रोल आपका गायब हो जाता है, आप कोशिश करते हैं उसको ना सोचने की, दबाने की, और आप दबा नहीं पाते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया से ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन। ओवर स्टिमुलेशन ब्रेन की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कैपेसिटी है प्रेजेंट मोमेंट के लिए बहुत थोड़ी, मैं उसको कहती हूँ 10 से 15%। बाकी वो 80% जो है वो मंकी की तरह पास्ट फ्यूचर ध्यान प्रेजेंट में लाना बहुत प्रैक्टिस मांगता है। आजकल अगर आपके पास बच्चे आते हैं, बच्चों का कोई ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस होता है। हमारी भी गलती है एज अ पेरेंट। ज़िंदगी में गोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टास्क मैंने दिन के कितने करने हैं, कितनी पढ़ाई करनी है, मेरा गेम का ये टाइम है, फ़ोन का ये टाइम है, टास्क ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। जब टास्क नहीं होता तो ब्रेन, आप सोशल मीडिया पे बैठ के डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। डूम स्क्रॉलिंग आपके दिमाग के उस आसाबी, यानी कि आपने एक रील देखी उसको उठाए, हाँ, चीज़ें मुसलसल आप लगे हुए, उस आसाबी नेटवर्क से आप कनेक्ट होते हैं जो कि सारा अपने बारे में सोचता रहेगा, घूमेगा, वेंडरिंग करेगा, कॉन्टीन्यूस लूप में आ जाएगा, फिर पीछे बातें आगे बातें। और आजकल बच्चे आपके साथ क्लिनिक में जो आते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ आते हैं कि मुझसे काम नहीं होता। हाँ। तो जी, आप क्या कहें? सॉरी, आप भी बच्चे, अच्छा प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे से मुझे बताइएगा। तो बच्चे आ रहे हैं तो हाँ, वो यही कहते हैं कि हमसे फोकस नहीं हो पा रहा, हम पढ़ रहे हैं तो हमसे हो नहीं पा रहा, बहुत सारे टास्क हैं, जबकि टास्क बहुत आसान है, मुझे एक ईमेल करनी है लेकिन मुझसे हो नहीं पा रही, इसलिए कि आपने बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में जगह दे दी और अब प्राइटराइज करने में आपको मसला हो रहा है, जो कि हमारी सोच का काम है। सोच हेल्पफुल है कि अनहेल्पफुल है, सबसे पहला स्टेप मुझे ये अवेयरनेस होनी चाहिए क्या जो मैं सोच रही हूँ क्या इसका मुझे फ़ायदा है कि नहीं है। अच्छा, उसमें लिखने का कितना अमल रखा है? यू हैव टू जॉट इट डाउन, जर्नलिंग के अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन नहीं है। देखिए, आप हम कहते हैं ना आपको कथारसिस, बहुत सारी ख़वातीन को, जैसे आप ज़्यादा मासेस में ख़वातीन हैं, कई बार ख़वातीन को आप देखें, आप ये अभी बात कर रही थी, मैं वहीं रुक गई कि जो पहले की ख़वातीन हुआ करती थी उनको नींद भी बड़ी अच्छी आती थी, क्योंकि आप देखिए उनका एक सर्कल था और उसके बाद उनका एक कथारसिस था। बात सर्कल तो अभी भी शायद ज़्यादा बड़ा सर्कल, लेकिन अभी डायरेक्ट जज करेंगे, बहुत फेक हो गया, वो
सर्कल भी बहुत फेक हो गया। इसलिए आपको डर है ना कि अगला बंदा हमें जज ना करे। करेगा और फिर मैं उसके साथ ये बात शेयर नहीं कर सकती। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा एक काम है कि अगर आप सॉरी टू से बट थोड़ा सा मुझे लगता है आवाम को हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। आप अगर लॉन के 4 जोड़े फरमाइश करके, आपका हक बनता है, आप बिल्कुल ख़रीदें, आप काम करती हैं, आपका बिल्कुल बनता है हक, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस 4 की जगह आप 2 जोड़े ख़रीद लें। और 2 जोड़ों की, और ख़वातीन बहुत अच्छी होती हैं सेविंग्स करने में, आप प्लीज़ पैसे सेव करें। और एक बार अगर आपको महसूस होता है, डॉक्टर साहबा ने काफ़ी तफसील से बता दिया, तो मेरा ख्याल है मैं उस तरफ दोबारा नहीं जाऊँगी। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और अब ये सोच मेरी तबीयत को मुझे परेशान कर रही है, मेरी तबीयत को बोझल करिए, मेरे ज़िंदगी भर के रोज़ाना के कामों में मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो कोई भी हर्ज नहीं है। हम सिंपल बात कहते हैं, भाई आपके पेट में दर्द होता है, आपको बड़ा वहम होता है ना, आपके कहीं और दर्द होता है, आप फ़ौरन जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको कोई स्किन की डिजीज़ हो गई। इसी तरीके से अगर आपको महसूस हो रहा है कि भाई ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, इसको भी सुन लिया, इस मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुन लिया, ये कोर्स भी कर लिया, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, इस बार मैं लॉन का जोड़ा नहीं बनाऊंगी, इस बार मैं जाके एक अच्छे से माहिर नफ्सियात को दिखाऊंगी। और लेकिन वो जो टैबू जुड़ा हुआ है ना माहिर नफ्सियात के साथ, की पता नहीं क्यों एक क्लास है। मैं आपको बताऊं, अब जैसे हम डॉक्टर कुलसूम को सुन रहे हैं, आप कितनी ऑडियंस सुन रही होगी, जो एक खौफ होता है ना माहिर नफ्सियात को सुनने का। आई थिंक डॉक्टर कुलसूम को सुनने के बाद तो वैसे ही वो सारा टूट जाना चाहिए। इतनी प्यारी सी अगर माहिर नफ्सियात हो, दूसरा आपको खुशी से जाना चाहिए। 2 किस्म की क्लासेस हैं, आपने लोगों में नोट किया होगा। एक क्लास है जो आजकल फ्लॉन्ट कर रही है, जो फ्लेक्स कर रही है, वो कह रही है आई एम ऑन थेरेपी, आई एम सेंडिंग माई चाइल्ड टू थेरेपी, और मैं थेरेपी, मुझे थेरेपी लेनी पड़ी है, जी। वो फ्लेक्स कर रहे हैं ना कि मुझे क्या बताऊं, मुझे थेरेपी उसके लिए लेनी पड़ी। एंड देन देयर इज़ वन क्लास जो कि कह रही है नहीं प्लीज़ ये नहीं, रीच वाली बात नहीं है। उनका मसला ये है कि भाई देखें, हम एक तो ना हमारे साथ ये मसला नहीं, फिर दूसरा अगर हम उसको बताएंगे हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी क्या हमारे बच्चे को। फिर दूसरी बात है, वो अगेन मैं वही बात करूँगी। देखिए मेरा ये जो मैं सुबह 2 घंटे जो मेरी यहाँ पे एक महफिल सजती है, जिसमें मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, नफ्सियाती डॉक्टर्स आते हैं, जो आपकी नफ्सियात को जो बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के सर में अगर दर्द हो रही है, आप इसलिए मुसलसल, मुझे पता है ना बहुत से लोग ऐसे जो सर दर्द की गोली से ना अपना बुखार ख़त्म करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे दूं कि ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर जाएं। वो बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो इसीलिए बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर बहुत से डॉक्टर्स मैंने भी इसलिए मदऊ किए हुए हैं ताकि वो आपके ये थोड़ा बहुत तो नहीं, खाली वो दिमाग में एक शोर है ना, उसको कम कर सकें। बहुत प्यारी बात की आपने। और सबसे आसान है लिखना। हाँ, पहला जो इस दुनिया में चीज़ जादुई वो कलम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ठीक है, हमारा जो कलम है ये लाशऊर से जुड़ा है, जो कि जिसमें हर चीज़ दफन है, जो चीज़ परेशान कर रही है, माजी है, जो भी है। मैं अपने हर पेशेंट को, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो दोबारा नहीं आ सकते मेरे पास, ठीक है, तो मैं उनको पूरा एक नुस्खा देती हूँ। मैं कहती हूँ आप सबसे पहले ना अपने साथ टाइम बिताना शुरू करें और अपने जहन पे तवज्जो दें। जब आपको लगे कि आपका मिजाज ऊपर नीचे हो रहा है तो बैठे और अपने आप से पूछे मैं क्या महसूस कर रही हूँ। पहले महसूस कर रही हूँ, फिर पूछे अच्छा मेरे ख्यालात किस किस्म के हैं। यानी कि अच्छा इसका भी आपको पता होना चाहिए कि आप महसूस क्या करें। सबसे पहले महसूस करना, मैं सैड हूँ, मैं ग्रीफ में हूँ, मैं फियर में हूँ या घबराहट में हूँ, आना चाहिए। मूड का पता होना चाहिए कि ये कौन सा आसान है कैफियत। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मदीहा इस वक्त आप क्या सोच रही हैं, तो आप शायद सोच को कैच ना कर पाएँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मदीहा व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग लाइवली एंड मुझे मज़ा आ रहा है। तो जैसे हम फील करते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि उसी तरह के हमारे ख़यालात होते हैं। तो मेरा मूड, मेरा मिजाज मेरे ख़यालात को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसी वक्त अपने आप से पूछें मैं क्या सोच रही हूँ। मैं आसानी से बताती हूँ, मैं पास्ट का सोच रही हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ कि मैं फ्यूचर का हूँ। मेरा दिमाग मुझे क्या कहानियाँ सुना रहा है, क्या ये कहानी सच है कि क्या ये कहानी झूठ है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको तो ना इस पे वो पूरा देना चाहिए, वो एक्सेल बना के ना, ताकि हम क्वेश्चनर को फिल करके खुद फिर एंड में हम पहुंच जाएंगे कहीं तक। ये बहुत जरूरी जर्नलिंग कहलाता है और ये सबसे अच्छा है, सब उर्दू लिख सकते हैं। और ये कि वेबसाइट पे अवेलेबल है ताकि वो बहुत से लोग जो नहीं आ सकते, इस पे इतने कोर्सेज हैं। लेकिन ये सबसे आसान है। देखें सबसे मुश्किल आजकल है सिट विद द डिस्कम्फर्ट। मैं जब अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि तैयार हो जाओ अपने साथ बैठने, नहीं डॉक्टर कुलसूम बहुत मुश्किल सवारी है, हम अपने साथ नहीं बैठ सकते। अपने आप को अटेंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, अपने डेमंस को। तो जो अपने साथ बैठ गया, जिसने लिख लिया, आप यकीन करें जब उसको खुद ही रिफ्लेक्शन आए कि देखें उबलते हुए पानी में शक्ल नज़र नहीं आती, पानी जब ठंडा होता है तो आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। जब दिमाग में बहुत सारी सोचें आती हैं ना, वो पानी उबल रहा है, आप जब बैठ के लिखेंगे ना
तो आपको पता लगेगा कि और उस एक वक्त चीज़ आप और क्या मदीहा सोच मैं रहे ऐड थे। करूँगी, जैसे हम बच्चों के लिए बहुत कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूवमेंट, आप ख़वातीन कहती हैं कि हम तो दिन भर चलते रहते हैं, नहीं, लाइफस्टाइल exert मॉडिफिकेशन हो में रही हैं, आपकी प्रॉपर आपको अपने लिए टाइम निकालना है, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप कोई स्पोर्ट करें, चाहे आप साइकिल चलाएं अपने बच्चों के साथ, लेकिन प्लीज़ डू समथिंग, ये भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपको बहुत। और ये कहना है कि जी मैं तो पूरे दिन काम ही कर रही होती हूँ, नहीं, आपको अपने लिए टाइम निकालना है और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। बहुत सारी रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि वो लोग जो कि बड़े ख़तरनाक वाले ओवर थिंकर्स थे, जब उन्होंने जर्नलिंग की, जब उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, आप अपनी उनकी बॉडी ने स्वेट किया, उनको वाकई एक फ़र्क महसूस हुआ। तो ये तो एक ऐसी चीज़ें ख़वातीन कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स नींद, आपकी नींद, जब आप थकेंगे, आपका पसीना निकलेगा, आप एक्सर्ट करेंगे तो आपको नींद बड़ी मज़े की आएगी। मेरा तो बाकी नींद का विषय जब फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं ना, तो ऐसे हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन थे वो वैसे सप्रेस हो हो जाते जाते हैं। हैं, और अच्छे वाले हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनका जो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। आपकी भूख भी अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती अच्छा, है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे एक बात बताएं शगुफ्ता, मैं अक्सर जैसे कुछ लोगों को देखती हूँ कि वो अपनी रोज़ का होता है कि टू डू लिस्ट आज की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि, अब मैं अपने फादर को अगर देखती हूँ तो मेरे फादर पता नहीं पिछले कितनी दिहाइयों से, उनको अपने बचपन से आदत थी, उन्होंने अपनी डायरी मेंटेन की हुई है। सो वो रोज़ का अपना ज़रूर लिखेंगे, ये भी देखेंगे बारिश है, फलाना, जो भी एक एक चीज़, वेदर की हर चीज़ की तो उनको लगती है। क्या अपनी सोच को जो आपके साथ हुआ होता है, अगर आप उसको यूँ लिखना शुरू करें तो क्या वो भी किसी हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होता है? ये क्या बताते हैं इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में? और इसमें एक चीज़ जो, बिकॉज आई एम एन NLP मास्टर प्रैक एज वेल, सो जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, ये मेरी ख़ुद की प्रैक्टिस है। और ये आप अभी इस वक्त किसी भी मोबाइल उठाएं, इंस्टाग्राम पे मैनिफेस्टेशन कोच हो, कुछ भी हो, लाइफ कोच हो, वो सब एक बात करते हैं। और अभी आपके ये एक जो आपका पैकेज चला उसमें भी ने एक बात की, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। जब आप लिखना भी स्टार्ट करें ना, तो आई ऑलवेज मेक माई क्लाइंट्स और माई सेल्फ कि जब मैं जर्नलिंग जब शुरू करें, सबसे पहले आप उन चीज़ों पे लिखें जिन पे आप शुक्रगुजार वाकई में हैं। डोंट रन ऑफ द मिल कि हाँ नहीं जी मुझे बड़ा शुक्र है कि जी मेरे पास घर है, तो मेरे 4 बच्चे हैं, तो नो नॉट। अब वाकई अगर आप शुक्रगुजार हैं इन चीज़ों पे, तो आप उनको लिखें। और यकीन करें, बहुत सारे लोग यहाँ अटक जाते हैं क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत है हर वक्त नेगेटिव पे तवज्जो देने की कि जब हम पॉजिटिव, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव हटा के पॉजिटिव देख रहे हो कि अच्छा मुझे ये चीज़ सोचनी है। अब खुद ब खुद आपका माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन होना शुरू हो जाता है टू लुक फॉर थिंग्स विच आर इन योर बेनिफिट। तो जब आप जिस पे आप शुक्रगुजारी कर सकते हो, अब आपको पता है कि मुझे सुबह 5 चीज़ें लिखनी है लाजमी शुक्रगुजारी की, तो आप ढूंढोगे फिर वो सारा दिन। अगर एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज इसकी करते हैं, उठने के साथ ही शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक मैंने आंखें खोल ली, तूने मुझे जिंदगी दी कि मैं वापस आया। मजहब का हिस्सा है, ये हर मजहब का हिस्सा है, आपके नहीं, हर मजहब का हिस्सा है। और अगेन मैं कह रही हूँ कि जो नहीं भी लोग मजहब को मानते, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स अपने आप को कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, एवरीवन इज सेइंग दिस राइट नाउ। लेकिन फिर तो मैं देखती हूँ कि फजर की वो क्या बोलते हैं कि अगर आपकी ज़्यादा वहाँ अगर एक एक्सट्रीम मेंटल कंडीशन में बात हो तो आ रहा है, लेकिन वाकई जब फजर की नमाज में आप उठते हैं तो ऑफकोर्स आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होता है ना कि मैंने ये मेरे पे है, मैंने करना है, मेरे पे फ़र्ज़ है, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, मैंने उठ के नमाज पर इबादत करनी है। सुबह की सोच को पॉजिटिव मुंतखब करना, ये इंसान का थिंकिंग ब्रेन का काम है। इन्होंने शुक्रगुजारी की बात की, आप यकीन करें, जब ये तो ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन जब नफ्सियात के मसाइल में आते हैं ना, वो मालदार होंगे, सब कुछ होंगे, कहेंगे कुछ भी नहीं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन ये जर्नलिंग में शुक्रगुजारी, दे डोंट फील एनीथिंग। और PTSD के लोगों को बिल्कुल प्लेजर भी नहीं फील होता, उनका सारा वो सारा उनका इमोशंस नम हो चुके हैं, डिसकनेक्ट। और देखिए ये इसलिए ज़रूरी है शुक्रगुजारी। मैं भी अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को कहती हूँ, सुबह उठ के पॉजिटिव थॉट, टुडे इज़ गोइंग टू बी गुड डे, खैर वाला दिन इंशाल्लाह मैनिफेस्ट करें। और रात को सोने से पहले, चूँकि सब कॉन्शियस ने बेदार होना है, उसमें प्रोग्रामिंग होनी है, तो आपने आखिरी जो सवाल अपने आप से पूछना है कि अगर आपको शुक्रगुजारी नहीं भी है तो आप अपने आप से पूछें, अच्छा पूरे दिन क्या अच्छा हुआ, क्या मैं उसका दिल से शुक्र अदा कर सकती हूँ, डू आई फील इट। और सिर्फ स्लीप का बता दूँ, सिर्फ स्लीप। आई हैड अ क्लाइंट, जब ये लिस्ट आई ना, तो ये किसी और का है किस्सा कि उन्होंने कहा कि मैं पलकों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों पलकों के लिए, मतलब बिकॉज ही वॉज एन आई स्पेशलिस्ट। उसने कहा मुझे पता है जिन लोगों की पलकें झड़ जाती हैं ना, उनकी आंखों के साथ होता क्या है।
ओह माय गॉड। तो शुक्रगुजारी तो आप Very किसी भी true. चीज़ पे कर सकते रास्ता बनाना है हैं, बस उसका। रास्ता बनाना है। और रास्ता बाकी शी इज़ राइट। जो देखिए, एक होती है क्लिनिकल कंडीशन, वो एक सेपरेट इशू है, वो separate तो issue, आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना लेकिन है, हम जैसे लोग हैं, जनरल हैं, सुबह उठ रहे हैं, क्या है, ठंडा पानी। इस वक्त कराची में रहते हुए आपको शावर में पानी आना भी शुक्रगुजारी का बिल्कुल। बिजली आ रही है, शुक्रगुजारी गैस का आ रही है, हमारे लिए, शुक्रगुजारी हमारे लिए तो वैसे बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शुक्रगुजारी के साथ, इंटेंशन के साथ, आपका रेडिकल एक्सेप्टेंस, जैसे इन्होंने भी कहा, आप सब भी बहुत बात कर रहे थे, जो मेरा कंट्रोल जोन है मैं उसको फोकस करूं। और मुझे बहुत प्यारी जो एग्जांपल याद आती है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए और जो फ़िरौन का किस्सा था, तो उनकी अम्मा ने उनको टोकरी में डाल दिया और अल्लाह के हवाले किया, लेकिन साथ साथ अपनी बेटी को भेजा कि देखो ये जा कहाँ रही है, ये जो टोकरी है। मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि हम ऐसा कंटेनर बना सकते हैं जिस पर हम लिखें अल्लाह के हवाले, और उस पर वो सोच डाल के वो है रुखसत कर दें। तवक्कुल। Then here comes the tawakkul. एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जर्नलिंग, रेडिकल एक्सेप्टेंस, ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों की तरफ देखना, उनको लिखना, जब आप हाथ से लिखते हैं, उसको देखते हैं, वो रास्ता अंदर बनता जाता है। और 3 months प्लीज़, एवरी डे 3 months ब्रेन रेपिटेशन का फार्मूला समझता है। कभी भी मोटिवेशनल टॉक्स, लेक्चर्स आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। 3 महीने मुसलसल आप जब अपने आप के साथ काम करेंगे, तब वो रास्ता पक्का होगा। लेकिन जैसे आपने बात की ना कि आप अपने पेशेंट से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, अपने आप से मुलाकात करें, तो वाकई देखिए, हम लोग भी जब नौकरी वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमारा एक काम है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चलती हैं, हम उसके ऊपर पीछे फेंकते हैं और मुंह पे एक स्माइल लेके, और हम आते हैं, पता है भी हाँ, हमें खुद भी मज़ा आता है मुस्कुराने में। लेकिन अपनी बहुत सारी ज़िंदगी में ग्रीफ्स ऐसे कि अगर आप डॉक्टर से मुझे कहा ना कि अपने आप से मुलाकात करते हैं कि नहीं, बड़ी चीज़ों को कंसील करके बैठे हुए हैं, बड़े ऐसे गम है जो पीछे से छुपे हुए हैं, बहुत ऐसी चीज़ें, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, और उनको फेस टू फेस करना, क्योंकि कुछ लोग, हर बंदा इतने मजबूत दिल और मजबूत नर्व्स का नहीं होता। तो आपको लगता है यार इसी से तो मैं भाग रही थी, इसको फेस करना कितना मुश्किल होगा। सो अभी आपने बड़ी अच्छी, मेरे दिमाग से बात निकल के आपने तवक्कुल की बात की। ये मुझे बताएं, जैसे हम तो कराची में रहने वाले लोग हैं, लाहौर वाले भी शायद ये कर सकते हैं, या वो लोग जहाँ पानी मौजूद, जैसे नहर समुंदर के तौर पे, कि वाकई फिर आप लिखें, आप 10 चीज़ें में अब ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलात आप उसको लिख दें कि अल्लाह में मेरे साथ ये हुआ, मुझे फ़लाने शख्स ने धोखा दिया, किसी ने मेरे पैसे नहीं दिए, उन्होंने मेरा दिल तोड़ा, उन्होंने मुझे ऐसी बात की, मेरे अंदर से नहीं जाती। फिर आप लिखिए, अच्छा अल्लाह मियाँ अब तू जाने, मैं ये चैप्टर वाइंड अप करती हूँ, मैं तेरी रज़ा के लिए वाइंड अप करती हूँ, और जाके बहाएं पानी में। मदिया, आपको पता है इशफाक अहमद साहब ने बात कही है, इशफाक अहमद साहब ने बहुत पहले बात कही है। उन्होंने कहा जब आप नमाज पढ़ लें, आप एक कोटली बनाएं इमेजिनरी, और उसमें कहें या अल्लाह ये भी मसला है, ये भी मसला है, आपके हवाले, और उसको इमेजिनेशन में अल्लाह को दे दें। आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आप डब्बा बना सकते हैं, आप टोकरी बना सकते हैं, आप उसको, अब मैं वही कह रही हूँ, लिख के डाल, बहा दें, आपने उसको अपने ज़हन से निकालना है, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने उसको, अच्छा हम माशाल्लाह ये भी बैठी हुई, हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, अगर हम ग्राउंडिंग नहीं बताएंगे अपने ऑडियंस को, तो बहुत ज़्यादती होगी। ग्राउंडिंग की मिसाल ऐसी कि तूफ़ान है, आप दरख्त की चोटी पे हैं और आपने ज़मीन पे जाना है, पहुंचना है, ताकि आप महफूज हो जाएं। सो ग्राउंडिंग बहुत मशहूर है, आप प्लीज़ नेट पे देखें, 5 4 3 2 1 है। फ़ौरन अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी आपको अनकम्फर्टेबल कर रही है, वो भी आप सबसे पहले ग्राउंडिंग बहुत आसान है। अच्छा, हमारे बहुत सारे केमिकल्स सोते वक्त ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, हमारी नींद के स्टेजेस हैं जहाँ पे पूरे दिन की सोचें वो उसको मेटाबोलाइज करते हैं। जैसा हमारा मैदा खाने को हज़म करता है, हमारा दिमाग बहुत सारे ख्यालात को भी हज़म करता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर नींद की कमी हो तो हम उन्हीं नेगेटिव थॉट्स के साथ फिर सुबह उठते हैं, हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं 80% नेगेटिव थॉट। अच्छा, नींद जब नहीं आ रही होती तो हम फ़ोन उठा लेते हैं और रोशनी करते हैं, उसकी वजह से फिर नींद और गायब हो जाती है। कभी डॉक्टर साहब कतकनामी की माज़रत, कभी हमको नेगेटिव चीज़ सोच रहे होते हैं और जिसकी वजह से नींद ना आ रही है, और अगर नींद आ भी जाए तो वही ख्वाब में भी आ जाती है। उसकी इमोशनल सिग्निफिकेंस बहुत है। जैसे मैंने यही इस शो में कहा कि जिस चीज़ की जज्बाती शिद्दत ज़्यादा होगी वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। तो फिर आप रात को ना सोते हुए, इसका मुख्तसर सा छोटी सी टिप है, सोचते हुए ना रात को आप हर वो अच्छी बात सोचें जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, आपको इतनी आप मुझे ब्रेक के बाद बताएंगी, ये बहुत मज़े की नींद आएगी। और आप सोचें, अगर आपको दिल चाह रहा है कि भाई हर बंदा चाहता है कि मैं मिलियनेयर बन जाऊं, लेकिन आप कहेंगे हाय कैसे, तो वो कैसे करना, ब्रेक के बाद बताएंगे, ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम अपने शो के बिल्कुल जो आखिरी वाला सेगमेंट है ना उसके अंदर एंटर हो गए और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम आपको ज़रा टिप्स देना शुरू करें। गो के थ्रू आउट द शो हम आपको जहाँ जहाँ लग रहा था कि हम आपको टिप्स दे सकते हैं हमने आपको इंजेक्शन लगाए सोच का। पहले तो बात हम खुद भी बहुत सी बातें जो हम लोगों को समझा रहे होते हैं ना, नहीं है तुमने ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, देखो उसी में हम फंसे होते हैं, वो हमसे खुद नहीं हो रहा होता। तो हम मशवरा भी देने में बड़े माहिर हैं लेकिन उसको अपने ऊपर इम्पोज करने में हम कहीं ना कहीं माड़े मोटे हो जाते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले अनम ने कहा कि वो बताएंगी कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी, मजे की नींद कोई आएगी, गोली नहीं हाँ। खानी आपको, पर दिमाग को गोली देनी है। इसे हम कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। ये बहुत आसान है। अब फॉर एग्जांपल किसी शख्स को एक उसकी तमन्ना है कि वो मिलियनेयर बन जाए, अब वो बन नहीं सकता है, लेकिन आप ये सोचना शुरू करें। चाहिए मैंने ये एग्जैक्टली एक बात बोली है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब आप सोते हुए ये एक्चुअली में सोचना शुरू करें कि आप मिलियनेयर बन गए हैं, फिर आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आप क्या क्या शॉपिंग करेंगे, आपको किसी को कुछ ड्यूज़ नहीं देने हैं, आपकी लाइफ कैसे होगी सो ऐसा नहीं होता कि बहुत दफ़ा लोगों को अब मुश्किल होती है, कई दफ़ा लोग उसको एंजॉय करने लगते हैं। अब कई दफ़ा मेरी क्लाइंट्स ने मुझे आके कहा कि अच्छा व्हाट इफ़ के मुझे ना कपड़े डिज़ाइन करने का बड़ा शौक है बट मुझे मौका नहीं मिलता। तो कई बार मैं ये भी ओवर थिंक करती हूँ। तो मैंने उनसे कोई मसला ही नहीं है, आप सारे दिन की थकन के बाद सोचें कि अगर वाइट ड्रेस पर ऐसे करूँ। तो शी एक्चुअली टोल्ड मी कि अनम इसने मुझे बहुत हेल्प किया और मैं इतने मज़े से सोई। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जहन में बहुत सारे मज़ेदार क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव ओवर थिंकिंग आपको मौका ही नहीं मिल रहा होता। तो रात को सोते हुए आपका जो दिल चाह रहा है आप बहुत ही इंजॉय करके उसको सोचें। आप ये भी सोच सकती हैं मुझे जैसे बंदे को टेंशन में तो सर्च करने लग जाऊँ कि कहाँ से वो वाइट वाला कपड़ा लेना है, कहाँ से क्या चीज़ करनी है। मुझे जैसा बंदा उसमें और अलग है। आप ये भी सोच सकती हैं कि व्हाट इफ, जैसे अभी बड़ी अच्छी बात हम ब्रेक में कर रहे थे कि व्हाट इफ कि आप एक ठंडे बिस्तर पे लेटी हैं, हाँ आपका कोई ज़बरदस्त सा मसाज कर रहा है, आपका सर दबा रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा थोड़ी देर में साइकियाट्रिस्ट की नज़र मेरी थोड़ी सी आ रही बीच में कि बाइपोलर में जो मिजाज का उतार चढ़ाव होता है ना, उसमें तो वो हर वक्त ख्वाब में ही रहते हैं। नहीं, मैं जस्ट एक चीज़ कह रही हूँ कि हमारी फिर अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम जिसको ये मशवरा दे रहे हैं हमारा अपना, हमें उसका प्रॉपर क्लिनिकल एक उसका हमें पता होना चाहिए। एक जो इसके साथ एक और चीज़ जो हमारी जो बाद सदमे की थेरेपी है EMDR में हम कराते हैं, दैट इज़ द स्टेट फीलिंग हम इंस्टॉल करते हैं। और इसमें हम कहते हैं यूनिवर्स की कोई भी चीज़ पकड़ लें, पानी हो, माउंटेन हो, कोई अच्छा गार्डन हो, फूल हो, रात को उसका सोच के आप महसूस करें वो अच्छी कैफियत, वो लज्जत अपनी बॉडी में और सो जाए। सबसे सेफ होता है जगह का सोचना। तो अभी अनम ग्राउंडिंग भी हम ग्राउंडिंग पे भी बात करें, आप थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर साहब मैं इसको इस तरह से लूँगी कि देखिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स को लोगों को सिंपल आसान करने का तरीका ये है कि आप गूगल पे जाकर सिर्फ लिखें ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि उसमें एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग के लिए मैं झटपट से बता देती हूँ। कोई शख्स है जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अब उसको नहीं रोका जा रहा। हम अक्सर ये कहते हैं कि जी आप एक काम करें कि आप अपने करीब की कोई भी 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, आप वो 5 चीज़ें देखें, ठीक है। कैंडल लैम्प, देखिए मदिया आपने, उसके अलावा मैं कहूँगी कोई भी ऐसी अच्छा ये हम आगे पीछे कर सकते हैं, जल्दी में बता रही हूँ। जब आप देख रही थी तो क्या आपकी ध्यान किसी और सोच की तरफ जा रहा था? पूछने वाली थी। हाँ नहीं, उन्हीं की तरफ देखी। अच्छा, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे बताइए कौन सा कलर पसंद है? मुझे येलो कलर, ये पीछे वाला ये कलर और ये बहुत प्यारा पसंद है। बताएं जल्दी से। मुझे इसी कलर में अगर मुझे मुझे सूरज बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे माल्टा बहुत अच्छा लगता है और मुझे मैंगो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अब आपकी तवज्जो कहाँ थी? मैंगो आइसक्रीम की तरफ। एग्जैक्टली। तो इसका ये मकसद होता है कि आपकी तवज्जो उस सोच से हट जाए जो आपके लिए कारआमद नहीं है। मैं तो शोर से आगे निकल गई थी। मैं डॉक्टर साहब मुझे शोर से आगे निकल। टाइम कम है, वरना इसी तरीके से आप कुछ चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप सुन सकते हैं। अब आप सुने कि कौन कौन सी आवाज़ें आपको आ रही हैं, तो आप एक्चुअली मैं कहूँ कौन सी 4 आवाज़ें आपको आ रही हैं? आपकी बोलने की आवाज़ आ रही है, AC की आवाज़ आ रही है। एग्जैक्टली। सो ग्राउंडिंग बहुत आसान, बहुत दफ़ा लोग बताते हैं अपनी सांस की आवाज़, फिर आपके टेस्ट बर्ड्स तो ये में से हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इस तरीके की जब आप करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है और थोड़ी ही देर के लिए आप उस वाले जो एक फ्लो ऑफ आपके थॉट्स होते हैं उससे आप निकल। क्योंकि जैसे जो सवाल मैंने मुझसे पूछा, तो जब आपने मुझसे पूछा फेवरेट रंग कौन सा, तो मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी एग्जैक्टली अपने फेवरेट कलर से जाके मैं चीज़ें करके और उन्होंने भी देखा। आप अपना ध्यान पलटा सकते हैं। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी। अच्छा, सांस की मश्क मैं बताऊंगी। सांस की मश्क लोगों के लिए 1 मिनट 2 मिनट करना बड़ा मुश्किल होता है, वो उनको और ओवरवेलम कर देती है। बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं, नॉर्मल लोग भी बताते हैं, बच्चे भी बताते हैं, अम्मा आई कैन नॉट सिट फॉर 2 मिनट्स, मुझे छोटी सी कोई एक्टिविटी बताएं। मैं उन्हें कहती हूँ चंद सेकंड की एक्टिविटी 4:8, ठीक है।
आपका जो ब्रेन है जब ये बहुत सारी थ्रेड्स, बहुत सारी सोचों को जब जगह देता है तो ये डिसरेगुलेट हो जाता है। इसका काम रेगुलेशन है। पूरा दिन ये सही होता है, परेशान होता है, फिर वापस आ जाता है जैसे हम वो अचीव कर आपके बच्चे वो तो नहीं पूछे, जैसे मुझे भी होता है कि भी जैसे बताया बंद करना है तो टन 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 कपड़े बंद करने की आवाज़ होती थी कि बस अब मेरा दिमाग बंद हो गया और मैं सो गई। तो थ्रेट डिडक्शन सिस्टम हर वक्त चल रहा है हमारे ब्रेन में। तो होता क्या है कि जब नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट होता है, वी फील द डिस्कम्फर्ट, हमें जिस्मानी तकलीफ़ होती है। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप इंतज़ार मत करें जिस्मानी तकलीफ़ आने का। आप दिन में हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद जो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के वक्फे में कोई जगह तब्दील कर रहे हैं, उस वक्फे में गाड़ी चलाते वक्त आप सिर्फ अपनी तवज्जो अपनी सांस पे ले जाएं। नाक पे फील करें टच हवा को, इमेजिन करें थ्रोट से जा रही है, चेस्ट में आ रही है, बेली में आ रही है, और जैसे ही आपकी तवज्जो अपनी बॉडी पे, अपनी सांस पे आती है, दिस इज़ कॉल्ड द माइंडफुलनेस, दिस इज़ कॉल्ड द ब्रेथ वर्क। और हमारी जो सांस है वो 24 घंटे हमारे साथ है। 27,000 दफ़ा हम सांस ले रहे हैं 24 घंटों में, सोते वक्त, खाते वक्त। तो सांस को महसूस करना क्या मुश्किल है, लेकिन एक सांस को महसूस करने के लिए शफाक अहमद साहब ने कहा कि ये वो आला है जिसके ज़रिए आप अपने ख़ुद तबीब बन सकते हैं। मराकबे में क्या होता है, वो एक्चुअली यही तो है सारा का तो सारा। आप रुक रुक के अपने नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट करें, आप सांस क्योंकि लें। मदिहा, मैं आपको बल्कि आपको प्रोग्राम के दौरान ही कहूँगी कि एक शो यार आप इस पर ज़रूर कीजिएगा कि हम में से अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें सांस कैसे लेनी है, डीप ब्रीदिंग करनी कैसे ये है, एक पूरी साइंस है। और यू नो क्योंकि जब आप वो शुरू करते हैं, आप इसीलिए कहते हैं योगा आपको कैसे, योगा आपको सिखाता है। तो योगा के पहले रुक रुक के, अब जैसे आप सब ने परफ्यूम खुशबू लगाई होगी, आप एक से लेकर 4 तक अपनी खुशबू को सूंघे परफ्यूम के, और उसके बाद रुकें 1-2 सेकेंड और इमेजिन करें आप जो है ना वो अपनी बर्थडे कैंडल्स बुझा रहे हैं करके 8 की तक। दिस इज़ कॉल्ड 4:8, सबसे आसान। एंड यू हैव रेगुलेटेड योर नर्वस सिस्टम। इतना आसान था। नर्वस सिस्टम भी आपका ना काम डाउन होता है, काम डाउन बहुत आपको ऐसा लगता है कि जो एक शोर मचा हुआ था दिमाग के अंदर, वो आपके अंदर एक बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन आ जाती है, आपके दिल को, आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी का ब्रिज है। इवन मदिहा, जैसे अभी हमने ओवर थिंकिंग की बात की ना, और जब हमने ग्राउंडिंग टेक्निक्स बताई, ये उन तमाम लोगों के लिए, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कैनेस्थेटिक बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा विजुअल देख के। तो जब लोग ग्राउंडिंग टेक्निक्स करते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है किसी को देख के इतना ना समझ आ रहा हो, लेकिन जब वो टच करे तो उसको टच करने से सुकून मिले और उसकी ओवर थिंकिंग वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंडिंग टेक्निक इज़ फॉर एवरीवन, एवरी ओवर थिंकर। अगर आप नहीं भी हैं तब भी आप करें, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि यार मैं ऑडिटरी में ज़्यादा मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे काम कर रहे हैं या विजुअलाइजेशन। बहुत से लोग कहते हैं जी, जैसे अब आप अगर आप पिलाटेस वगैरह करें तो एंड में जब आपको बिल्कुल रिलैक्स कर रहे थे तो वो आपसे कहते हैं जी चाइल्ड पोज करें। वो जो चाइल्ड पोज है बेसिकली वो एक तरह कि आपका जो माथा है वो ज़मीन से लगा हुआ, तो जो सजदे की जो पोजीशन है वो है। सो अगर आप वो देखें उन्हें कि जी बच्चा इस पोजीशन में होता है, लेकिन आप देखें जब आप सजदे में होते तो आपकी वो, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम सजदा हल्का हल्का सा कुछ सेकंड तवील और कर लें, ब्यूटीफुल है ना। तो उससे भी पीछे साइंस देखें ना, जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारा जो खून का दौरानिया है वो आपके दिमाग की तरफ सर्कुलेशन, अल्लाह ताला के इसके पीछे आप देखें साइंस क्या है, मतलब और आपका बिल्कुल दिमाग नीचे बिल्कुल। तो आप उस वक्त आप देखें जब हम सजदे से उठते हैं, हम खुद भी कभी नमाज में नोट किया होगा, एक बहुत एक लाइटनेस फील होती है, एक लगता है पता नहीं आप कौन से भारी पत्थर आपने हटाया है। ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि जब आपका दिल चाहता है कि आप सजदे को तवील करें। मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि ग्राउंडिंग की बेहतरीन फॉर्म जो रिलीजियस लोग हैं, सजदा थोड़ा तवील कर लें। और वो मुझे लगता है कि आपके पूरे दिन का जो सबसे मज़ेदार जो सजदा, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलैक्स आता है, वो आपकी ईशा की जो चौथी रकअत का जो है सजदा है। वो इतना, वो एक थेरेपी, एक तो सुबह का, क्योंकि उस पर आपको भी एकदम लग रहा था कि अच्छा अब मैं ज़रा अब पीछे में सुन रहे तो वो पीपल विल कनेक्ट आल्सो कि अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ गई और कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो अपने सजदों को तवील कीजिए। उसमें सजदे में आप कंटेनर कर लें, पोटली कर लें, कंटेनर कर लें, जो नोट किया मैं ये प्रैक्टिस मैंने इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये करती हूँ। कभी कभी दिन भर की बहुत थकन है आपको ना, डॉक्टर साहब आपके पास इतने मरीज हैं, आप यकीन करें कि बहुत सारे दिन भर आपके दिल पे एक बोझ होता है, कुछ ऐसे मरीज आ जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं,
तो यकीन करें बस वो सजदे में होता है, अच्छा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो सजदा जो तवील होता है उसमें होता है अल्लाह मियां उसकी ये परेशानी दूर कर दे, उसकी ये परेशानी। उसके बाद जब आप उठते हैं ना तो मुझे बहुत हल्का फील होता है, जैसे लगता है पता नहीं मैंने सारी बातें कुछ बोला नहीं, लेकिन वो सारी बातें वो थोड़े से शायद ड्यूरेशन में निकाल दी मैंने, तो मैं खुद हल्का महसूस करती हूँ। और कहते हैं पानी पीते वक्त अपने लिए कोई पॉजिटिव इंटेंशन करें, पानी तो बहुत पॉजिटिव है, आप कोई भी बात करें, आप अपने लिए क्या अल्लाह मुझे शफा दे, पानी पिए, वो पानी आपका मैसेज अंदर लेके जाता है, बिकॉज़ आपकी बॉडी पानी है 70%। क्यों ये किया जाता है कि जैसे आप कहते हैं फलाने को पानी दम करके दें, आप सूरह रहमान का दम करके दे रहे हैं, आप सूरह फातिहा का दम करके दे रहे हैं, आप यासीन को दम करके दे रहे हैं, तो वो क्यों दम वाले पानी का? क्योंकि वो पानी का जो pH लेवल है वो चेंज हो जाता है कलाम इलाही से। माएँ देखिए, माएँ कितना माओं का इत्तेकाद है ना कि बच्चे को लगे नजर लगी तो माँ फौरन ही सूरह फलक सूरह नास पढ़ के उसमें दम करके वो फूंक मारेगी ना, उसको लगेगा हट की सब चीज़ें। सो मेरे ख्याल से खुद पे भी ना मैं रोज़ बिलीफ, एतकाद, तवक्कुल, ये ऐसी चीज़ें। आप क्या एक्सरसाइज बताना चाहेंगी इसके लिए कि जी हम क्योंकि अब बिल्कुल शो के अख्ताम में, तो वो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए अगेन जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट्स विद ब्रीदिंग, गोज टू ग्राउंडिंग, गोज टू ग्रैटिट्यूड, एंड देन अगेन वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स ना आपको खुद महसूस होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एटलीस्ट 3 महीने प्लीज़, लेकिन 15-20 दिन बाद आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी हाउ टू चैनलाइज, जो मैंने पहली बात की थी, हाउ टू चैनलाइज योर थॉट। दीज आर ऑल प्रैक्टिसेस जो आपको चैनलाइजिंग में करेंगी मदद, कि जब आप फिर आपको पता होगा कि अच्छा अगर अब मैं ज़्यादा एक तरफ जा रही हूँ तो आपको पता है कि अच्छा ठीक है फ़ौरन से देखूँ मुझे मेरा पसंदीदा कलर कहाँ है मेरे आसपास, मैं फ़ौरन से देखूँ कि अच्छा इस वक्त मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। आप प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाते हैं, इट्स जस्ट लाइक फिर वो आपकी मसल मेमोरी बनना शुरू हो जाएगी, वो आपकी थॉट मेमोरी बनना शुरू हो जाएगी, आप उस पर जैसे कहते हैं ऑटो मोड पे चले जाएंगे, देन दीज थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। और अगेन बात वही है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें हमको नहीं मदद कर रही हैं तो उन लोगों के पास ज़रूर जाएं जो आपको वाकई में मदद कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल टाइप पे एक प्रॉपरली एक जनरल जिसे कहते हैं हम बात करें तो ये चीज़ें बहुत कारआमद हैं, आप करके देखिए। आप 3 महीने बाद हम चारों को दोबारा बुला लीजिएगा और कोई एक केस स्टडी ले आइएगा, आप देखिएगा फ़र्क पड़ेगा अगर आपने खुद भी किया होगा तो। हाँ, ये चैलेंज है मेरा। जी एक चीज़ और है कि देखिए जिस तरह हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, उसी तरह हमें अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, और दोनों ये कनेक्टेड हैं। अगर आपके दिमाग में कोई मसले हैं तो वो आपको आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को मुतासिर करेंगे, और अगर फ़िज़िकल हेल्थ में इश्यूज़ हैं तो वो आपके दिमाग को भी मुतासिर करेंगी, तो दोनों कनेक्टेड हैं। तो आपने जैसे हम वही नज़ला ज़ुकाम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, फैमिली फ़िज़िशियन, जनरल फ़िज़िशियन के पास जा रहे हैं या स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह दिमाग भी तो आपका बीमार हो सकता है। तो अगर आपको दिमाग में कोई ऐसे मसले आ रहे हैं, जैसे पेट में कोई मसला है, तो दिमाग भी एक बॉडी का पार्ट है, तो आपको उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और वो ये है ना कि एक तो आदत आपकी ज़ात के अंदर रची बसी है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो एक दिन में मुझे लगता है ये एक बैठक में आप उसकी बात करके ना आपको उससे सुकून आपको नहीं मिल सकता, नहीं आता। बिल्कुल उस पर जैसे फ़र्ज़ करें वज़न कम करना है, तो वज़न कम करना एक दिन में मैंने डाइटिंग के लिए मेरा वज़न तो कम नहीं होगा ना, मुझे एटलीस्ट मुझे 2-3 महीने तो खुद को देने होंगे। ऐसी किसी बीमारी का मैं इलाज करी हूँ, एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी 5 दिन का होता है, तो जब एंटीबायोटिक्स का कोर्स 5 दिन का होगा तो ये तो फिर ऐसी दिमागी आपकी कैफियत है कि जिससे निकलने में आपको टाइम तो लगेगा। लेकिन हाँ, वो बात है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से आपको ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए। एक तो रात को सोते हुए ना आप ये ज़रूर सोचें कि चलो अगर मैंने किसी का अच्छा नहीं किया ना तो कहीं मैंने किसी को बुरा तो नहीं किया, ये ज़रूर है, ये अपने आप को ज़रूर, जैसे मैं कभी कभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अपने आप से मुलाकात कराऊं, तो अगर मैं अपने आप से मुलाकात करूँ ना तो मुझे अपने आप पे गुस्सा ये कि मैंने क्यों बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया जिसका कभी कोई हासिल भी नहीं हुआ। तो क्यों एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ा कम करें, अपने आप को माफ़ करना सीखें, अल्लाह पे तवक्कुल रखें। और ये बात है, सोचो पे तो आपका बस नहीं चलता, लेकिन ज़्यादा सोच के भी तुसी की कर लेना है जब कुछ होंदा है तो फिर करके देख लो वो, लेकिन जब अगर नहीं कुछ हो रहा तो अपनी ही ज़ात में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, सोच रहे हैं अब, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन जो कॉलेजन के और आप सब लोग आप कॉलेजन के इंजेक्शंस और वो टॉफ़ियाँ ढूंढते फिर रहे हैं, तो बेहतर ये कि आप ओवरथिंक ना करें। ओवरथिंक करेंगे तो थोड़ी सी एज पीछे जाएगी, ये पीछे जाएगी तो रुक जाएगी, पर ओवर एज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास जल्दी बूढ़े अपनी सोचों की वजह से हो जाते हैं। अच्छा सोचें, प्यारा सोचें, अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह पाक कहता है कि तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद रखते हो तो मैं तुम्हारे से अच्छा करता हूँ, उसको पसंद है परवरदिगार को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे ज़िंदगी, तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।